आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है कमिंग ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। कमिंग ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यूरोपीय कंपनी का आगमन। कहाँ आगमन? भारत में आगमन। तो आज का हमारा टॉपिक इसी के इर्द गिर्द घूमेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसे डिटेल तरीके से समझ लें, क्योंकि सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे वो बौद्धिक ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो मीडिएवल एज से मॉडर्निटी की तरफ आने वाला बदलाव हो, जिसमें हम टेक्नोलॉजी को भी देख सकते हैं और जिसमें हम अपनी सोच में आए परिवर्तन, इसको आइडियोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं, उसको देखते हैं। तो वो हुआ कैसे और उसके लिए कौन कौन सी शक्तियां जिम्मेवार थी, ठीक है ना। Whatsoever powers were responsible to change our way of thinking and that changed the perception about India. And अभी अगर हम एक मॉडर्न एज में इंडिया को लेके जाने की बात कर रहे हैं तो वो शुरू कैसे हुआ? देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया शुरू से अंडर डेवलप्ड था। हमारी जीडीपी काफ़ी डेवलप्ड थी, एंशिएंट हिस्ट्री में भी और मिडिवल में भी हमारा हाल इतना बुरा नहीं था। यानी कि ट्रेड डेफिसिट नहीं था इंडिया में, क्योंकि यहाँ से दुनिया के हर एक कोने में हम लोग कॉटन क्लोथ्स, जिसको आप हैंडलूम कहते हैं, वो भेजा करते थे। यानी कि हमारा जो इसको हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट, तो फिजिकल ग्रोथ जो था हमारा था, फिजिकल डेफिसिट नहीं था, इट वाज सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बेसिकली ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आधार पर होता है। सिंपल लफ्जों में समझ लीजिए, वैसे इकोनॉमी में सिंपल लैंग्वेज नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी पेमेंट करने के बाद क्या बैलेंस बच गया इसको इस तरह से समझिए। नॉर्मली इसको करंट अकाउंट डेफिसिट भी कहते हैं। ये मैं थोड़ा इकोनॉमी में चला गया हूं। तो करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट किसका होता है? व्यापारियों का करंट अकाउंट होता है। डेफिसिट मतलब नुकसान। तो करंट अकाउंट में प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस में है, यानी कि आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है, कम कर रहे हैं, माइनस में कर रहे हैं, और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी पेमेंट देने के बाद, एक्सपोर्ट में जो पेमेंट करने के बाद, इंपोर्ट में जो पेमेंट करने के बाद जो एक्सपोर्ट का आपका पेमेंट आ रहा है वो कम आ रहा है, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो माइनस में चला गया, यानी कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में चला गया। आपका जो व्यापार का जो अकाउंट है वो डेफिसिट में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो व्यापार था वो प्रॉफिट में था, बिकॉज हमारे यहाँ नॉर्मल कॉटन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हम कॉटन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कॉटन को इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या कहा जाता था? सिंडन, ठीक है जी। कॉटन का हम एक्सपोर्ट करते थे और ये कॉटन कोई पावर लूम नहीं होता था, ये हैंडलूम, हाथों से बनाया। जाहिर सी बात, दो तरह के होते हैं ना कॉटन टेक्सटाइल, हैंडलूम और पावर।
पावरलूम का मतलब जो मशीन से बनाया जाता है, तो वो आज भी इंडिया के जो कॉटन की डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड है वो हैंडलूम की ही है। पावरलूम तो सब जगह है, इंडिया में भी हैंडलूम अच्छा मिलता है। कॉटन के अलावा हम लोग जिस चीज का एक्सपोर्ट करते थे वो था तो स्पाइसेस, बीच में कॉल्स आ गई थी। स्पाइसेस तो यानी कि मसाले का हम एक्सपोर्ट करते थे। आइवरी गुड्स, जिसको आप हिंदी में कहते हैं हाथी दांत से बने हुए सामान। वेरी गुड सर। आप हिस्ट्री में अगर ध्यान से देखेंगे, आर्कियोलॉजी को पढ़ेंगे, तो ये काफ़ी पहले से हमारे देश में से ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया था। इवन बिफोर द कमिंग ऑफ मौर्यास आप देखेंगे आइवरी गुड्स हमारे देश में बनने शुरू हो गए थे। हाथी दांत का बड़ा अच्छा काम वहाँ पे होता था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये हम लोग इंडस वैली के टाइम से ही कर रहे हैं। आभूषण जिसको आप कहते हैं, इसका हम एक्सपोर्ट करते रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरह से बाकी हैंडीक्राफ्ट जो आइटम्स होते हैं ना, हैंडलूम कॉटन के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट भी होते हैं, इसको भी काफी ज्यादा बाहर के देशों में पसंद किया जाता था। जो मेन प्रोडक्ट हमारा था कॉटन था, स्पाइसेस था, मसाले थे, आइवरी प्रोडक्ट्स था, ज्वेलरी थे, हैंडीक्राफ्ट था। ये सारे सामान हम दुनिया के कई देशों में भेजा करते थे। तो हम कैसे भेजते थे ये सामान? तो ये ट्रेड रूट जो है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ट्रेड रूट को अगर हम यहां पे देखें, आप सबको नजर आ रहा होगा, आई हो। तो जैसे कि ये हमारा सूरत पोर्ट हो गया, कैम्बे हो गया, मसूलीपट्टनम नाम सुना होगा आपने, कैलीकट ये हो गया, ठीक है ना, सिलोन जो है उसके नीचे कुलियों हो गया। तो ये सभी जगहों से एक्चुअली होता क्या था कि कारवां ट्रेड होता था। कारवां ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक शहर है, यहाँ पे कोई एक अलग शहर है, जैसे कि टेक एन एग्जाम्पल यूपी का शहर जैसे कि कानपुर और लखनऊ, आपको पता है कि चमड़े के व्यापार पर था। चमड़े का उत्पादन, चमड़े का व्यापार यहाँ शुरू से बहुत अच्छे से होता है। उसी तरीके से आप जाएंगे अगर क्या नाम है इसका, उत्तराखंड में नहीं है, यूपी में नहीं है, जहाँ लक्कड़ के बड़े अच्छे काम होते हैं, है ना। तो उसके बाद जैसे कि आप हैदराबाद जाएंगे तो वहाँ पे मोतियों का काम बड़ा अच्छा होता है। तो इस तरीके से अलग अलग शहरों में अलग अलग काम होते थे। कहीं पे मान लीजिए अच्छे कॉटन हैंडलूम बनाए जा रहे हैं, कहीं पे अच्छे जो है लकड़ी का काम किया जा रहा है, कहीं पे अच्छे पीतल के, तांबे के बर्तन बनाए जा रहे हैं, लोहे के बर्तन बनाए। तो ये क्या करते थे, व्यापारी बड़े बड़े शहरों से होके एक ट्रेड रूट बनता था और वो घूमते हुए आते थे। वो 6 महीने से लेके, साल से लेके, 2 साल से लेके कई सालों तक भी वो चलता था। इसे कारवां व्यापार कहा जाता था। ये कारवां का मतलब हो गया कि एक ट्रेडर या एक बिजनेसमैन who used to take 20 bullock carts along with him, minimum 20, 10 or maximum 10,000, 20,000, and he used to carry so many goods along with him. The goods may be the goods of daily needs, the goods may be some specialized things, and what he used to do, he used to you can say make a market, temporary market. Establish a temporary market in between the villages which is specialized in manufacturing the things. मतलब एक 4-5 गांव हैं, मान लीजिए किसी गांव में घड़े अच्छे बनते हैं, किसी गांव में लकड़ी का काम अच्छा होता है, किसी गांव में लोहे का काम अच्छा होता है। तो वो क्या करता था, उस गांव के बीच में आकर के वो अपना बाजार लगाता था, और बाजार लगाने के बाद वहाँ पे जो कारीगर होते थे वो अपना सामान बेचने भी आते थे और उससे अपने डेली नीड्स के सामान को
खरीदने भी आते थे। तो इससे व्यापारी को दो तरफा लाभ होता था। एक तो उसका सामान जो है उसे कम दाम में कारीगर से वो खरीद लेता था, और दूसरा जो सामान वो लेके आया है, मसाले, कपड़े, बाकी चीज जरूरत की होती है, जेवरात वगैरह, वो उसके जो है वो सारे बिक जाते थे। तो ये जो पैटर्न था वो इसलिए भी था क्योंकि उस टाइम पे कोई जो आर्टिसंस होते थे वो किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन नहीं लेते थे। वो एजुकेशन किससे लेते थे? फादर से अपना बेटा लेता था, और बेटे के बाद बेटा, यानी कि ये फैमिली ट्रेडिशन का हिस्सा था कि अगर एक फैमिली चमड़े का काम कर रही है तो उस पूरी फैमिली के लोग चमड़े का ही काम करेंगे। अगर एक फैमिली मिट्टी के बर्तन का काम कर रही है तो पूरी फैमिली मिट्टी के बर्तन का ही काम। तो इस तरीके से ये फिक्स जगह होती थी जहां पर ये व्यापारी जाते थे, और वो ऐसे पोर्ट्स में आकर के अपना सामान यहाँ के मेन व्यापारियों को या तो बेच देते थे, या खुद वो सामान वो उन व्यापारियों को बेचते थे जो बाहर की कंट्री से यहाँ पे आए, जैसे कि पर्सिया से, जैसे कि यूएई से, अरबिया से, जैसे कि मेडागास्कर से, जैसे कि अफ्रीका के बाकी जो देश हैं उनसे, जैसे इजिप्ट वगैरह थे। तो यहाँ से हमारा व्यापार बहुत बढ़िया फल फूल रहा था। एक तरफ तो हम इस तरफ वेस्टर्न डायरेक्शन में काम कर रहे थे, दूसरी तरफ हम देखिए यहाँ पे बंगाल से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया, उसके बाद इधर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, मद्रास से होते हुए पूरे साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, पूरा का पूरा हमने कवर किया हुआ था, और हमारा व्यापार बहुत ज्यादा फल फूल रहा था। ये तो हुई सी रूट की बात। दूसरा रूट जो है वो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ दिल्ली से आगे इस तरह से व्यापारी जाया करते थे, और यहाँ पे इसको आप सिल्क रूट भी कह सकते हैं। यहाँ चाइना से सामान आता था, तो मुल्तान, पेशावर, इन जगहों पे जाकर के व्यापारी अपना सामान जो है बेचते थे, इसे लैंड रूट कहते थे। और यहाँ से होते हुए व्यापारी पर्शिया से होते हुए, ये आपका एशिया माइनर है जिसको टर्की कहते हैं आप, यहाँ से होते हुए सामान जो है यूरोप की तरफ जाया करता था। अब ये व्यापारी जो ये सामान खरीदते थे इंडिया से या साउथ ईस्ट एशिया से, ये सारा का सारा सामान अल्टीमेटली अपने कंट्रीज में बेचने के साथ साथ वो यूरोप को टारगेट करते थे, क्योंकि यूरोप में इन चीजों की कीमत ज्यादा थी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च की बात करूं, तो काली मिर्च को क्या कहा गया है? यवन प्रिय। यवन प्रिय यानी कि जो यवन लोगों को प्यारा है, जो ग्रीक यूनानी लोगों को प्यारा है, वो क्या करते थे? काली मिर्च का इस्तेमाल। आप भी जब बीमार पड़ते होंगे तो आपके घर वाले काढ़ा पिलाते हैं ना आपको, तो काढ़े का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है? काढ़े का मेन इंग्रेडिएंट काली मिर्च ही होता है। तो जब बीमार पड़ता है आदमी या कोई इन्फेक्शन होती है उसको, तो काली मिर्च का काढ़ा पिलाने से शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, और उसके जो मिनरल्स होते हैं वो हमें इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इसका एक और इम्पोर्टेंट रोल था, ये एक ऐसे मसाले को बनाने में काम आता था जिससे मीट को प्रिजर्व किया जा सकता। आप लोग सभी जानते हैं कि यूरोप में करीबन 3-4 महीने बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ काफी ज्यादा होती है। ऐसे टाइम पे वहां के लोग ना शिकार कर सकते थे और ना ही खेती बाड़ी कर सकते थे, तो वो 3-4 महीने का खाना उनको प्रिजर्व करना पड़ता था अपने घर के बेसमेंट, क्योंकि बेसमेंट जो है वो काफी सेफ बनाया हुआ होता था। तो उसमें मीट को प्रिजर्व करने के लिए, बिकॉज मीट को आप कहीं भी रखेंगे वो खराब होने का खतरा रहता है, तो उस मसाले की पेस्टिंग उसमें डाल करके जब उसको सुखा दिया जाता था तो वो मीट सूप पीने के काम में, उसको खाने के काम में, आज भी हिमाचल प्रदेश के ऊपर के जो लोग हैं वो मीट को सुखा के अपने पास रखते हैं। तो यही काम वहां के लोग भी क्या करते थे, तो इसीलिए इन मसालों की बड़ी ज्यादा मांग थी, और इस मांग को पूरा करने के लिए अरबी, पर्शियन जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया से आकर के सारा सामान खरीदते थे। इंडिया के व्यापारी साउथ ईस्ट एशिया जाते थे, वहां से सामान लेके आते थे। अरबी व्यापारी इंडिया से लिया करते थे, और यूरोपियंस अरबी और पर्शियन या इजिप्शियन जो व्यापारी हैं उनसे सामान लिया करते थे। तो ये पैटर्न बड़ा बढ़िया खूबसूरत तरीके से चल रहा है, लेकिन बीच में एक गड़बड़ी हुई। क्या गड़बड़ी हुई? बीच में जो गड़बड़ी होती है ना, हमारी लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, मैं आपको समझाता हूं। इसी में से समझने की कोशिश कर लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल सोर्स है। अब आज इतना ही करेंगे। इंडिया और
ये हो गया आपका एशिया, ये हो गया एशिया, और ये हो गया आपका यूरोप। तो एशिया और यूरोप के बीच क्या है ये मैप इतना क्लियर नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि ये मैप आपको अच्छा वाला मैं दिखाऊं। और फिलहाल मेरे पास अवेलेबल जो है मैं वही दिखा रहा हूं। तो ये बेसिकली है टर्की, ठीक है, जिसका कैपिटल इस्तांबुल है, आप ये जानते हैं। लेकिन इसको पहले टर्की नहीं कहते थे, इसको एशिया माइनर कहते थे। क्या कहते थे? एशिया माइनर। एशिया माइनर क्या था? एशिया माइनर ईस्टर्न रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यानी कि पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य का ये हिस्सा था। इसका जो कैपिटल था उसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहा गया। इसका कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल था, ठीक है ना, जो बेसिकली उनके राजा के नाम पे बनाया गया था। ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो थे ये क्रिश्चियनिटी में, सेंट पॉल के साथ आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में इनका बड़ा ही अहम रोल रहा था। तो एशिया माइनर को आप इस तरह समझिए कि रोमन साम्राज्य, ये देखिए इधर इस वाले तरफ आप जाएंगे जिसको मैंने यूरोप कहा है, तो ये वेस्टर्न रोमन साम्राज्य है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर में जो खास डिफरेंस है उसको बेसिक एक लाइन में आप ये समझिए कि जो रोमन साम्राज्य वेस्टर्न था, यानी कि वेस्टर्न रोमन साम्राज्य, वो वारफेयर के थ्रू अपना बेसिकली ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कर रहा था और ये लोग युद्ध में, लड़ाई झगड़े में ज्यादा थे। जबकि ईस्टर्न रोमन साम्राज्य जो था वो ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईस्टर्न रोमन साम्राज्य यानी कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर, उसका ट्रेड रिलेशन इन सभी कंट्रीज के साथ, जिसको आप अभी देख रहे थे, ये सभी कंट्रीज के साथ इनका ट्रेड रिलेशनशिप था। और ये पहला ऐसा साम्राज्य था, ऐसा एम्पायर था जिसने कॉइन के ऊपर अपने किंग की जो इमेज है एज इट इज उसको कहते हैं ना कार्विंग कराई गई। तो ये इसका जो कॉइन होता है वो ओवल शेप में होता है, बिल्कुल प्लेन नहीं होता, ओवल शेप में होता, और उसमें उसकी किंग की इमेज जो है कार्व की हुई थी। तो ईस्टर्न रोमन साम्राज्य जो है, इसको एशिया माइनर कहते हैं यहाँ पे, और उसके बाद उसका कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल था। इन्होंने काफी ट्रेड रिलेशनशिप जो है अरब के साथ, पर्शिया के साथ, इजिप्ट के साथ किया। लेकिन परेशानी कहाँ पे आई? जब इस्लाम की शुरुआत होती है तो इस्लाम की शुरुआत होने के बाद एक बहुत क्या कहते हैं उसका एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम जो कहते हैं, उस प्रोसेस की शुरुआत होती है जिसमें जितने भी सेंट्रल एशिया के जितने भी ट्राइब्स वगैरह हैं वो सब इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो लोग इसके ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के लिए और नॉन इस्लामिक किंगडम्स के ऊपर इन्वेजन करने के लिए जाने जाते हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे जब मिडिवल हिस्ट्री करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि 1453 ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है वर्ल्ड हिस्ट्री में भी और इंडिया की हिस्ट्री में भी। हालांकि इसको इतनी इंपॉर्टेंस इंडियन हिस्ट्री में नहीं दी गई है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। यही वो टाइम है जिसने यूरोपियन कंपनीज को इंडिया की तरफ धकेला। अब मुझसे पूछेंगे सर ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप? तो मैं आपसे कहूंगा भैया यही इतिहास है। इतिहास में आपको सिर्फ फैक्ट्स या डेटा नहीं पढ़ना, आपको ये समझना है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। जब तक आप उसके कारणों को नहीं समझेंगे, इतिहास की जो असली कहानी है, जो असली प्रयोजन है, द रियल मीनिंग ऑफ हिस्ट्री आप समझ नहीं पाएंगे। हिस्ट्री का जो पर्पस है वो यही तो सिखाना है आपको कि ये शुरू हुआ तो हुआ कैसे, उसको कहां पे रोका जा सकता था, ताकि फ्यूचर में होने वाली मुसीबतों का सामना आप
कैसे? 1453 में क्या हुआ? What happened in 1453? तो भैया सीधी सी बात है, एक तुर्क कबीला जिसने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, उसने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा किया। इसके शासक का नाम था महमूद। ऐसा नहीं था कि इससे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल पे अटैक नहीं हुआ था, कॉन्स्टेंटिनोपल पे कंटिन्यूअस अटैक हो रहा था, लेकिन अच्छा वो अटैक का जब टाइम था, जब बार बार अटैक हो रहे थे, मुस्लिम इन्वेजन्स हो रहे थे, और यही वो टाइम था जब एशिया माइनर से जितने भी विद्वान व्यक्ति थे वो सब यूरोप की तरफ जाने लगे, अपने अपने रिसर्च पेपर और बुक्स को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के, और इसी कारण से यूरोप में क्या हुआ था, रिनेसांस, यानी कि ये रोमन साम्राज्य के विद्वान जब यूरोप में पहुंचे, बिकॉज वहां उनके साम्राज्य में तो अटैक हो रहा था, और इस्लाम वाले क्या करते थे, उनकी लाइब्रेरी जला दिया करते थे, जैसे आपके नालंदा को जला दिया गया। यानी किसी और रिलीजन या किसी और कल्चर को वो बर्दाश्त नहीं करते थे, और जैसे ही वो देखते थे ऐसा कुछ हो रहा है, मंदिरों को तोड़ना, लाइब्रेरी को जलाना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को जला देना, क्योंकि वो लगता था कि ये जो कल्चर्स है कहीं ना कहीं वो इस्लाम के खिलाफ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे अटैक करना शुरू किया, और अल्टीमेटली 1453 में वो कामयाब हो गए। शासक का नाम था महमूद, और यही वो अटैक था, यही वो कॉन्क्वेस्ट था जिसने यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत की और हमारे लिए एक अंधकार युग की शुरुआत की। एक साथ दोनों काम हुए। एक तरफ यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, और पुनर्जागरण के कारण नई साइंटिफिक इनोवेशंस हुई, और वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, और वहीं दूसरी तरफ हम जितने डेवलप्ड थे उतने अंडर डेवलप्ड हो गए। हमारे यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इंडिया में क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और औद्योगिकरण। डिटेल डिस्कशन बाद में होगा, फिलहाल ये समझिए हुआ क्या। अब हुआ ये कि भैया तुर्कों ने यहां पे अधिकार कर लिया, और एशिया माइनर का नाम बदल गया, क्या हो गया, तुर्की। आप आज इसी नाम से जानते हैं इसको। और कॉन्स्टेंटिनोपल क्या हो गया, इस्तांबुल, आई थिंक। तो ये ट्रेडिशन बहुत पुराना है। भारत में आने वाले पहले जो ट्राइब थे वो भारत थे, इसलिए भारतवर्ष नाम पड़ गया। रूस एक वाइकिंग लुटेरों का ट्राइब था, तो उन्होंने उस टेरिटरी पे कब्जा कर लिया, उस जगह का नाम अपने नाम पर रख लिया। इसको कहते हैं चेंज ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी इनटू ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी। जैसे कि कुरु जिस जगह पे रहते थे उन्हें कुरुक्षेत्र कहने लगे। तो ये ट्रेडिशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे, हर जगह। तो यहाँ पे अब तुर्क आ गए, इस्लाम आ गया, तो ट्रेड रिलेशनशिप जो पहले वाला इक्विलिब्रियम चल रहा था वो यहाँ डिस्टर्ब हो गया। अब करे तो करे क्या, व्यापार तो नहीं रोक सकते, क्योंकि यूरोप पहुंचने का लैंड रूट का, चाहे आप यहां से जाओ, चाहे यहां से जाओ, चाहे कहीं से जाओ, आपको यही रूट क्रॉस करना पड़ेगा। रशिया आप जा नहीं सकते, आपके पास इतने संसाधन नहीं है, ठंड इतनी पड़ती है, मर जाओगे। ऊपर की तरफ जहां गए ठंड बहुत है, और उस टाइम पे इतने रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, तो क्या करें, कैसे करें। इसी टाइम पे जो खोजबीन शुरू हुई नए ट्रेड रूट की, उसी से यूरोपियन कंपनियां इंडिया में आनी शुरू हुई। यहां तक कोई डाउट, कोई सवाल, कोई डाउट, कोई सवाल ऑनलाइन वाले अगर हैं तो बताइए भाई। नहीं, आज किसान आंदोलन है, इसीलिए आगे हमने मैसेज तो किया था, बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब सी रूट की जो खोज है बेसिकली उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। शेक्सपियर ने इंडिया को क्या कहा, इंडिया के बारे में क्या कहा?
शेक्सपियर ने इंडिया के बारे में कहा था लैंड ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। यानी बहुत सारी संभावनाओं का देश है। एक जर्मन फिलोसोफर थे हेगल। इन्होंने क्या कहा इंडिया के बारे में? लैंड ऑफ डिजायर्स, यानी इच्छाओं का देश है। जैसे कि लैंड ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज को हम क्या कहेंगे कि महान संभावनाओं का भूमि। भाई हिंदी वाले भी ऐसा ना समझे कि मैं उनको छोड़ रहा हूं। लैंड ऑफ डिजायर्स, लैंड ऑफ डिजायर्स का मतलब हो गया कि इच्छाओं, ठीक है ना। हालांकि गौतम बुद्ध ने तो मना किया इच्छा करने से, लेकिन अगर इंसान इच्छा ना करे तो उसकी प्रगति भी संभव नहीं है। इंसान की प्रगति उसकी इच्छा पर ही तो निर्भर करता है। अगर हम ध्यान से इन सभी धर्मों को समझें, जानें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर ने जो भी एट्रीब्यूट हमारे अंदर डाले हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, जरूरी सब है। और आप इस बात से सहमत हो। अगर कोई कहता है क्रोध मनुष्य का शत्रु है, तो कई स्थानों पे क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी होता है। क्रोध भी जरूरी है, नहीं? नतमस्तक खड़ा है वीर क्यों, सांसें हुई अधीर क्यों, क्या हुआ अंधेरा क्यों है आज, क्या सोया वीर का खड़ग है आज। उठ जाग के चल रणभेरी बजी, जागते सूर्य की किरण जगी, चल कि अचल होने ना पाए, जीत की हार होने ना पाए। युद्ध में जाकर के क्रोध ना करना आपके लिए नुकसान हो सकता है। ईर्ष्या भी जरूरी है, द्वेष भी जरूरी है। ईश्वर ने दिया है तो वो जरूरी ही होगा नहीं तो नेचर आपको देता ही नहीं। मुद्दा ये है कि वो कितना हो और उसका इस्तेमाल कैसे। जैसे कहते हैं ना कि जहर को जहर ही काटता है। अगर आप कहेंगे नहीं जहर जरूरी नहीं, जहर की जरूरत है, तो भैया जहर को जहर ही काटेगा। जहर की दवाई जहर से ही बनती है। ये वायरस की दवाई वायरस से ही बनेगी। तो आवश्यकता हर चीज की है, लेकिन हर धर्म हमें यह सिखाता है कि जो भी चीजें हैं वो बैलेंस होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए और उतने होने चाहिए जिसको आप नियंत्रित कर सकें। जैसे इसको दूसरे शब्दों में समझिए कि कार में स्पीड का होना जरूरी है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम स्पीड में ही चलेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा। जरूरत के हिसाब से तेज चलना, जरूरत के हिसाब से स्लो चलना ही आपको आना चाहिए। तो जीवन में यही आपकी सफलता की कुंजी बने। तो क्या कहते हैं हेगल साहब? भैया हेगल साहब कहते हैं कि इट इज लैंड ऑफ डिजायर्स, ये इच्छाओं की भूमि है, इच्छाओं की भूमि है। क्यों कहा गया ये सब बातें? इसको अब हम समझने की कोशिश करें। तो ये कहानी की शुरुआत होती है पोर्तुगाल से। तो सी रूट की खोज शुरू होती है। भाई लैंड रूट तो ब्लॉक हो गया, एक अल्टरनेट रूट की खोज शुरू हुई और पुर्तगाल इसमें जो सबसे आगे था, और उसमें सबसे आगे जो नाम आता है वो नाम है प्रिंस हैमरिक। इसे क्या कहते हैं हिस्ट्री में?
नेविगेटर प्रिंस। नेविगेट मतलब खोजी प्रिंस, नेविगेट करना, समुद्री यात्रा करने वाला राजकुमार। ठीक है, तो प्रिंस हेनरी ने क्या किया भाई, नेविगेशन के क्षेत्र में बड़ा काम किया, इसको ऑर्गेनाइज किया, इस चीज को, समुद्री यात्रा को, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस ओपन किए। इंस्टीट्यूशंस मतलब स्कूल्स, कॉलेजेस बनाए गए कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इसको अच्छे से समझ सके। नई कोलंबस और नए दिशा निर्देशक यंत्रों का आविष्कार भी करना शुरू किया। हालांकि बहुत लंबे समय तक ये नहीं रह पाए, इनकी डेथ हो जाती है, मेरे ख्याल 1464 के आसपास इधर इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन उससे पहले उन्होंने काफी बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। इंपॉर्टेंट काम ये था कि इन्हीं के कामों से इंस्पायर होकर पुर्तगाल में जो है नेविगेशन के ऊपर काफी स्टडीज की जाने लगी। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी की गई थी वो थी अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसको फॉलो करके वो नीचे की तरफ जो है एक रूट की तलाश करने लगे। 1487 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1487 में डियाज नामक एक यात्री थे, समुद्री नाविक थे, जो पहुंचे अफ्रीका के टिप पे और उसको केप ऑफ ग्रेट स्टॉर्म्स का, केप ऑफ स्टॉर्म्स, क्योंकि वहां पे बहुत समुद्री तूफान आया जिसका नाम बाद में बदल के क्या कर दिया गया, केप ऑफ गुड होप। क्योंकि इस खोज ने एक बहुत बड़ी उम्मीद दी नेविगेटर्स को कि वो अब इंडियन ओशन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया आसानी से पहुंच सकते हैं। शायद यही कारण था कि इसका नाम बदल के स्टॉर्म से होप में तब्दील कर दिया गया। केप ऑफ गुड होप 1487 में पहुंचे और आप सब जानते हैं 1498 में, यानी कि 1497 में कौन पहुंचे थे यहाँ पे केप ऑफ गुड होप में, वास्को द गामा। ये 1497 में यहाँ पहुंचे और उसके बाद एक इंडियन सेलर, शायद इसका नाम गोपाल था, इसकी मदद से वो पहुंचे, तो इसकी मदद से वो पहुंचे इसकी मदद से वो पहुंचे कैलिकट। और यहाँ पे यहाँ के राजा जैमोरिन ने इनका स्वागत किया और यहाँ से शुरुआत होती है यूरोपीय व्यापारियों के भारत आने का सिलसिला। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? वास्को ड गामा पुर्तगाल से ही इसको स्पॉन्सर किया गया, सी रूट को ढूंढने, यानी कि केप ऑफ गुड होप तक तो डियाज आ गए थे, लेकिन डियाज के रूट को आगे इंडिया तक पहुंचाने का काम तो वास्को ड गामा ने ही किया था। इससे पहले भी एक खोज करने की कोशिश हुई थी, है ना, जिसमें कोलंबस का नाम आप पढ़ते होंगे। कोलंबस एक्चुअल में इंडिया ढूंढने ही निकले थे और इंडिया को ढूंढते ढूंढते वो समुद्री तूफान में फंस गए। समुद्री तूफान में पहुंच के फंस के वो चले गए दूसरी तरफ, जैसे कि यूरोप के वेस्टर्न कॉर्नर में, यूरोप के वेस्टर्न कॉर्नर में वो पहुंचे। वेस्टर्न कॉर्नर में पहुंचने के बाद समुद्री तूफान आ गया तो वो चले गए उधर कैरिबियन आइलैंड की तरफ जो अमेरिका के साथ है। तो कैरिबियन आइलैंड में पहुंच के उनको लगा कि वो इंडिया पहुंच गए। अभी वो अमेरिका नहीं पहुंचे थे, वो कैरिबियन आइलैंड तक ही पहुंचे थे। बाद में उन्हीं के नक्शे को, उन्हीं के बातों को सुन करके
अमेरियागो ने एक मानचित्र बनाया था, मैप बनाया था, इसीलिए उसका नाम अमेरिका पड़ा, कोलंबस नहीं पड़ा, क्योंकि उसके बाद उसी मानचित्र की मदद से लोग वहाँ अमेरिका तक जो है नए कंट्री तक पहुंचे थे, और बाद में उनको पता लगा कि ये इंडिया नहीं है, ये कोई और कंट्री है। उसका नाम फिर उसी मानचित्र को बनाने वाले, मैप को बनाने वाले अमेरियागो के नाम पे अमेरिका रखा गया ठीक है। तो इस तरीके से ये खोज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम करेंगे तो इसको बहुत डिटेल में करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, और पीसीएस जो विद्यार्थी करना चाहते हैं पंजाब सिविल सर्विसेज, तो उनको वर्ल्ड हिस्ट्री का भी थोड़ा सा रहता है। हालांकि इसमें से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिर भी ज्योग्राफिकल डिस्कवरी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ पे वर्ल्ड वॉर्स वगैरह से आते हैं। तो यहां तक हो गया क्लियर? अब पुर्तगाली यहां पहुंच गए, और पुर्तगाली के पीछे पीछे हिस्ट्री है वो सबसे पहले डच की बारी आती है। पोर्तुगीज के पीछे पीछे डच जो है वो इंडिया पहुंचे। उसके बाद आप देखेंगे डच के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, फिर फ्रेंच आते हैं, बीच में डेंस भी आते हैं। अभी डेंस का इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए हम इसको इतना नहीं पढ़ते। तो डच बेसिकली हॉलैंड, पोलैंड, ये जो कंट्रीज है ना, यहाँ की एक जाति, इनको दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड वेलिएंट वॉरियर्स माना। जो हॉलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ये जो कंट्रीज आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको डच मिलेंगे। इनका फिजिकल बिल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जेनेटिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और नॉर्मल अभी भी अगर आप देखेंगे तो उनकी एवरेज हाइट 6 फुट से ऊपर की होती है। ये पोर्तुगीज जहां जहां गए उसके पीछे पीछे उनका खेल खराब करने के लिए डच पहुंच गए, वो चाहे इंडिया हो या श्रीलंका हो या साउथ ईस्ट एशिया हो। जैसे कि हम इंडियंस ब्रिटिशर्स से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, साउथ ईस्ट एशिया में आप डच और पोर्तुगीज देखेंगे। पोर्तुगीज और डच जो थे वो इंडिया में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। उसके पीछे कारण था, उसके पीछे कारण ये था कि ये दोनों समझ गए थे कि इंडियन जो व्यापारी हैं, वो जो अपने स्पाइसेस को लेके आते हैं, वो एक्चुअल में साउथ ईस्ट एशिया से लेके आते हैं। साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज से सुपीरियर क्वालिटी के स्पाइसेस को लेके आते हैं, और उसको अपने वाले इंफीरियर क्वालिटी जो है इंडियन जो है उसके साथ मिक्स कर देते हैं, और उसको ज्यादा कीमत पे इनको बेचते हैं। इसीलिए उन दोनों ने जो टारगेट किया, जो ये गए, वो गए साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। इनका झुकाव उधर की तरफ रहा, क्योंकि इंडियन कॉटन इन्हें पसंद था और इंडियन ज्वेलर्स वगैरह इनको इसमें व्यापार दिखता था, इसीलिए इन लोगों ने अपने सेंटर्स इंडिया में रखे। आप जब पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो आप पढ़ेंगे कि जो बंगाल में और बाकी साउथ के कई सारे जगहों पे, मसूलीपट्टनम वगैरह में डच थे, पोर्तुगीज दमन, दीव और गोवा में तो आज़ादी के बाद तक रहे हैं, 1961 तक रहे हैं। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपने सेंटर्स यहाँ रखे। हालांकि ये ज्यादातर जो है इनका इंटरेस्ट साउथ ईस्ट एशिया की तरफ रहा। पोर्तुगीज के साथ एक और समस्या थी, पोर्तुगीज वर वेरी इनटॉलरेंट इन रिलीजियस मैटर्स। वो ये जानते थे कि जितने भी लोग उनके कैप्चर किए हुए टेरिटरी में हैं, दे शुड एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी। वो ईसाई धर्म को स्वीकार करें, और इसके लिए इन्होंने बहुत एट्रोसिटीज की। लोगों को जिंदा तक जलवा दिया था।
अगर आप क्रिश्चियनिटी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू डोंट हैव राइट टू लिव। और इसीलिए पोर्तुगीज इंडिया में थोड़े अनपॉपुलर भी थे, इसीलिए इंडिया के लोग इनको पसंद नहीं करते थे और कई जगहों पे इनके साथ व्यापार करने के लिए भी वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ते थे, जितना आप ब्रिटिशर्स और बाकी कंपनीज के साथ देखेंगे। पोर्तुगीज के साथ ये समस्या रही, और वैसे भी लोगों का इंटरेस्ट इतना इंडिया में था नहीं, और इसीलिए ये इंडियन हिस्ट्री में इतने इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते। अब आते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ, इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 16th सेंचुरी के आते आते आखिर ये राज खुल गया, क्योंकि 1498 यानी कि 1500 से लेकर के 1600 ईस्वी तक पुर्तगालियों ने और डच ने भी इस पर्टिकुलर ट्रेड रूट को एक सीक्रेट ही रखा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बाकी यूरोपियन कंपनीज यहाँ पे आए और उनके लिए कंपटीशन को पैदा करें। लेकिन ये राज बहुत ज़्यादा लंबे समय तक राज नहीं रह पाया। हुआ ये कि एक पोर्तुगीज जो ट्रेडिंग शिप था वो सी पायरेट्स के हाथ में लग गया। ये सी पायरेट्स क्या करते थे? सी पायरेट्स का प्रोसेस बड़ा सिंपल होता था। वो जहाज पे अटैक करते थे और जितने भी लोग जहाज में होते थे उन सभी लोगों को वो मार देने के बाद जहाज के सारे जो भी चीजें होती थी वो अपने कब्जे में ले लेते थे, इंक्लूडिंग द शिप। ये शिप पायरेट ब्रिटिश नेवी के साथ उनका आमना सामना हो गया और ब्रिटिश नेवी ने इन सभी सी पायरेट्स को गिरफ्तार कर लिया या मार दिया, और इसी प्रोसेस में उनके हाथ वो शिप लगा जो पायरेट्स ने पुर्तगालियों से अपने कब्जे में लिया था। अब क्या हुआ, जब उस शिप की खोजबीन की गई तो उसमें वो डायरीज मिली जिसमें एंट्रीज थी ट्रेड की जो इंडिया के साथ किया जा रहा था, वो शी रूट का नक्शा मिला, वो सारे डिटेल्स मिली। और इसके बाद 1599 में एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे जिन्हें हिस्ट्री में कहा जाता है मर्चेंट एडवेंचरर्स, ये एग्जिस्टेंस में। हुआ ये कि ब्रिटिश रॉयल नेवी ने ये सारी डिटेल्स क्वीन तक पहुंचाई, किंग तक पहुंचाई, और क्वीन विक्टोरिया ने उस टाइम पे जितने भी ट्रेडर्स थे उनकी मीटिंग बुला करके उन्हें यह प्रपोजल दिया कि जो भी लोग इंडिया के साथ इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को करने के लिए जाएंगे उन व्यापारियों को स्पेशल बेनिफिट्स दिया जाएगा। स्पेशल बेनिफिट्स क्या है? उनको मोनोपोली ऑफ ट्रेड दिया जाएगा, जिसके बाद वो इंग्लैंड के किसी और व्यापारी के कंपटीशन में नहीं आ सकेंगे और उनकी मोनोपोली रहेगी, सारा प्रॉफिट उनका रहेगा। यानी इंग्लैंड का कोई भी व्यापारी अगर इफ दे वांट टू डू बिजनेस विथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया तो उसके लिए उन्हें उसी कंपनी के थ्रू वो काम करना पड़ेगा। बहुत सारे व्यापारी इस चीज को करने के लिए रेडी नहीं थे बिकॉज रिस्क बहुत था, लेकिन मर्चेंट एडवेंचरर्स ने 1599 में इस कंपनी की स्थापना, इसको कहते हैं द इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ कंपनी। जिसे मर्चेंट एडवेंचरर्स ने बनाया और यहीं पे जो है
31 दिसंबर 1599 को इनको मोनोपोली दिया गया, जिसको बाद में बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। आप सभी इस नाम से वाकिफ हैं। और 1599 31 दिसंबर को they got the trade monopoly। व्यापार करने का एकाधिकार उनको दिया गया था, जो बाद में आप 18 चार्टर एक्ट्स में 1803 एंड 13 में से वो रिपील कर दिया जाता है। तब तक ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही रहा। इसमें दो नाम इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है कैप्टन हॉकिंस और दूसरे हैं सर थॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले इंडिया आए थे और उन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन ली थी फ्रॉम जालंधर इन 1608 में। सूरत में फैक्ट्री खोली गई थी और उसके बाद 1615 में सर थॉमस रो 1615 में सर थॉमस रो आए थे। सर थॉमस रो आए थे, जिन्होंने फिर एक फरमान जो है उनको दिया गया और इंडिया के कई सारे जगहों में एक फरमान लेके आए थे अपने किंग की, एक रिक्वेस्ट लेके आए थे, लेटर लेके आए थे कि भाई व्यापार करना चाहते हैं आपके देश में। तो जहांगीर ने फिर उनको परमिशन दी थी टू ओपन फैक्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। फैक्ट्रीज का मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होता। कारखाना का मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। कारखाना का मतलब है वो स्थान जहाँ पे वो ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड का मतलब होता है एक से खरीदा एक को बेचा। तो जहाँ पे वो वेयर हाउस होते हैं, उनके ऑफिसेस होते हैं, खाता बही होती है और जहाँ पे उनके एम्प्लॉयज रहते हैं उनको फैक्ट्रीज कहते हैं। तो इस तरीके से कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो के लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे कई सारी फैक्ट्रीज खोली और उसके बाद किस तरह से वो आगे बढ़े वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक के डिस्कशन का हिस्सा है। यहाँ तक के चीज़ों में कोई प्रश्न, कोई डिस्कशन? लो, इसमें एक दो फैक्ट और भी इंपॉर्टेंट है, वो आप समझ लीजिए। 1662 में एक मैरिज अलायंस हुआ बिटवीन पोर्तुगीज प्रिंसेस एंड ब्रिटिश किंग। और यहाँ पे बॉम्बे जो है वो एज ए डॉरी ब्रिटेन को मिल गया और उन्होंने आगे ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको लीज में दे दिया। तो इस तरह से बॉम्बे भी ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे मिल गया। दूसरा 1654 टू 1667 1654 टू 1667 अंग्रेजों की लड़ाई डच कंपनी के साथ हुई और अल्टीमेटली जो डिसाइड किया गया वो ये किया गया कि जो इंडोनेशिया है उसमें से क्लेम ईस्ट इंडिया कंपनी हटा देगी, ब्रिटेन अपना क्लेम हटा देगा और इंडिया के जो सेटलमेंट्स हैं उसमें से डच जो है वो अपना क्लेम खत्म कर देंगे। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं? यूरोपियन कंपनी के इंडिया में आने का जो ये सिलसिला शुरू हुआ, ये एकदम से शुरू नहीं हुआ था। इस पर्टिकुलर टाइम पे जो ट्रेड बैलेंस था वो इंडिया के फेवर में था।
ये जितनी भी कंपनीज इंडिया में आ रही थी, ये सारी कंपनीज इंडिया के आर्टिसंस और इंडिया के ट्रेडर्स को बेनिफिट दे रहे थे, बिकॉज ये इंडिया के सामान को यूरोप में लेके बेच रहे थे, चाहे वो स्पाइसेस हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट आइटम हो। ये सारा सामान उनको इंडिया के व्यापारी प्रोवाइड करते थे, और व्यापारी जो थे वो आर्टिसंस से ये डिमांड करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बनाए। चूँकि आर्टिसंस का ज़्यादा सामान बिक रहा था, वो प्रॉफिट में था, व्यापारी को मुंह मांगी कीमत मिल रही थी, वो प्रॉफिट में था। इसके साथ साथ जो इंडियन स्टेट्स थे, ठीक है ना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल स्टेट्स हो, वो प्रॉफिट में आ गए थे। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिल रहा था। इसीलिए इन लोगों को कई सारे प्रिविलेजेस मिलने यहाँ पे स्टार्ट हो गए। प्रिविलेजेस जैसे अपनी फैक्ट्री खोलने का अधिकार, उसे किला बनाने का अधिकार, अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रखने का अधिकार। यही सिक्योरिटी गार्ड्स बाद में इनकी आर्मी बनी और जिसके बल पे इन्होंने इंडिया को जीता। सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ट्रेड रूट्स इतने सिक्योर नहीं थे, और एक राजा जो प्रोविंस का राजा है वो हर जगह उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता था। सिर्फ वो ट्रेड रूट्स, मेन एंट्री पॉइंट्स पे ही वो उनको सिक्योरिटी दे सकता था। लुटेरों से, डाकुओं से सिक्योरिटी करने के लिए उन्हें खुद की अपनी बटालियंस बनानी पड़ी, और बाद में यही बटालियंस जो थी वो इंडियंस के लिए महाविनाश का कारण बना। तो कुछ एक फैक्ट्स हैं जो मैं आपको लिखाऊंगा, प्लीज उसको लिखते जाइए और उसको याद भी करिएगा। पहला है फैक्ट, पहला फैक्ट है Goa was captured by Portuguese under the leadership of Alfonso the एक्चुअली ये नाम थोड़ा सा टेढ़े है, अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है, गोवा को उन्होंने कब्जे में लिया था। नेक्स्ट फैक्ट में आएंगे। सेकंड फैक्ट, 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उनको यह अधिकार दिया गया टू वेज अ वॉर, टू कंक्लूड अ ट्रीटी, टू बिल्ड अ फोर्ट्रेस इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन इंडिया में उनका इंटरेस्ट नहीं था, मैंने आपको पहले बताया, डच का इंटरेस्ट बिल्कुल इंडिया में नहीं था। उनका इंटरेस्ट था साउथ ईस्ट एशिया में, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इन जगहों पर उनका इंटरेस्ट ज्यादा था। इनका जो डच का जो सेंटर था वो था सूरत, ब्रॉच, कॉम्बे, ठीक है, इलाहाबाद, सॉरी, अहमदाबाद गुजरात में और कोचीन केरला में। ये गुजरात हो गया और ये केरला।
ठीक है, एक और फैक्ट इनके रिलेटेड ले लीजिएगा। 1658 में दे कॉन्क्वेर्ड श्रीलंका फ्रॉम पोर्तुगीज। अब कुछ एक फैक्ट इंग्लिश कंपनी के रिलेटेड ले लेते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहला तो कही था कि कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया was more favorable than, यानी जो दक्षिण भारत है उसका जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन था उस टाइम पे वो उनके ज्यादा फेवर में दिखाई देता है। और साउथ में जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो कहां ओपन की गई थी? मसूलीपट्टम में। मसूलीपट्टम में इन 1611, लेकिन जल्दी ही उन्होंने मसूलीपट्टम से क्या कर दिया? सेंटर अपना मद्रास में शिफ्ट कर दिया। तो फर्स्ट फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन मसूलीपट्टम, लेकिन दे लेटर शिफ्टेड देयर सेंटर टू मद्रास। ठीक है, विच दे गॉट फ्रॉम अ लोकल राजा इन 1639। ये लीज मिल जाता है। ठीक है, यहां पे ये अपना कुआं, ये इसको फोर्टिफाई भी कर सकते थे और साथ में मीन देयर ओन कुआं। ठीक है, अपना कुआं भी वो इशू कर सकते थे। ठीक है, कंडीशन सिर्फ ये थी कि जो भी रेवेन्यू यहां से जनरेट होगा उसका 50% लोकल राजा को दिया जाएगा। और जो फोर्ट यहां पे बना था उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। जैसे कि बंगाल में जो फोर्ट बना था उसका नाम फोर्ट विलियम था, लेकिन वो लेटर में बना था। वो करीबन 1700 में आप देखेंगे फोर्ट विलियम बना था। यहाँ पे जो फोर्ट है वो पहले बन गया था। जैसे मैंने कहा कि ये साउथ इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ईस्ट और नॉर्थ इंडिया के बनस्पत। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप देखिए। ईस्टर्न इंडिया में इनकी पहली फैक्ट्री खुली थी 1633 में। कहाँ पे खुली थी? उड़ीसा। ईस्टर्न इंडिया, उनकी पूर्वी भारत में उनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो उड़ीसा में खुली थी 1633 में। एंड 1651 में दे गॉट परमिशन टू ट्रेड एट हुगली इन बंगाल। यानी कि हुगली यानी बंगाल में इनकी एंट्री जो है वो 1651 में हो चुकी थी। हालांकि इन्होंने यहाँ नाफरमानी की थी औरंगजेब के साथ। 1686 में मुगल राजा औरंगजेब के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी हुगली में, और उसके बाद इनकी बुरी हार हुई थी। औरंगजेब वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, और उस टाइम पे लैंड पे मुगलों का मुकाबला करना इतना आसान नहीं था। और इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा वॉर इंडेमनिटी के साथ जो है इनको माफ़ किया गया। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे थे जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं।
ये आप मेमोराइज कर लीजिएगा, ये आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ आपको समझनी है इसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। अब इंडिया में क्या क्या हुआ अभी तक के डिस्कशन का जो नतीजा था वो क्या था, वो यहाँ पे समझिए। सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से मुगल रूल जो था उसकी डिसइंटीग्रेशन हुई है। यानी कि वो किस तरीके से टूट गया, बिखर गया, और जिसको आप डिक्लाइन कहते हैं, यानी जैसे कि उसका अंत हो गया, ठीक है ना। किस तरीके से उसका अंत हुआ और किस तरीके से जो मुगल शासक औरंगजेब के बाद आए वो अपने आप को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रूफ नहीं कर पाए। यानी कि मुगल रूल 1707 ऑनवर्ड्स किस तरीके से कमजोर होता चला गया, हमने ये डिस्कस किया। और हमने ये देखा कि इस सिचुएशन में किस तरीके से दूसरी ताकतों को अपने आप को मजबूत करने का मौका दिया, जिसमें हम देखते हैं प्रोविंशियल पावर्स, इन्वेडर्स यानी कि आक्रमणकारी, नादिर शाह वगैरह जो आप देखते हैं। उसके बाद आप देखोगे यूरोपियन कंपनीज, You are currently the only person in this conference. प्रोविंशियल पावर्स, इन्वेडर्स, यूरोपियन कंपनीज किस तरीके से धीरे धीरे ये अपने आप को मजबूत करने लगे और किस तरीके से विदेशी आक्रमण ने रही कसी कसर जो थी वो खत्म कर दी, जो हमने मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे देखा। अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से एक नई ताकत इंडिया में आ रही है और किस तरीके से वो व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे इन सभी कंपनीज का एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है, वो ये है टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम देयर कमर्शियल एक्टिविटीज। ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फ्रेंच कंपनी हो या पोर्तुगीज या डच हो, इन सब का अल्टीमेट टारगेट ये था कि वो किस तरीके से मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट या प्रॉफिट कमा सके। ये लोग सिल्वर अपने साथ लेके आए थे और ये चाहते थे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना, और इस बेनिफिट के लिए सबसे जरूरी जो चीज थी वो था पॉलिटिकल कंट्रोल। पॉलिटिकल कंट्रोल का मतलब ये